Dear students of class 12th, welcome in SNS Maths class. सो हम लोग एक और वीडियो के साथ आपके सामने हैं और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसे आप प्रोबेबिलिटी टॉपिक का कंटिन्यूएशन कह सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग लेक्चर नंबर 5 आज अपलोड करेंगे। नहीं, आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में हैं। सो ऑलरेडी इसका मतलब ये हुआ कि 4 लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। सो इस फिफ्थ में क्या पढ़ना है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि बेस थ्योरम जो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो एक तो उसका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये मानता हूं कि बड़ा क्वेश्चन बेस थ्योरम से मुझे नहीं पूछना है तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन पूछना होगा। और अदरवाइज वैसे भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से छोटे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जैसे 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। इवन अगर प्रीवियस टोटल 8 मार्क्स असाइन है इस पूरे टॉपिक के लिए, तो इसलिए क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में काउंट करके चलेंगे। ओके, लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक कि व्हाट वी मीन बाय दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की भी बात करेंगे कि वो क्या होता है। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट द डिस्ट्रीब्यूशन लेट अस डिफाइन फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट वन इज रैंडम वेरिएबल। हम एक डिफाइन करने जा रहे हैं रैंडम वेरिएबल। कुछ जगह पर इसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी बोलते हैं। ये क्या हुआ कि a random variable is actually a real valued function whose domain is the sample space of a random experiment. मीनिंग ये रैंडम वेरिएबल क्या हुआ, ये एक तरह का फंक्शन है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका डोमेन सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट है। मतलब क्या हुआ, सपोज करो कि हमने 3 कॉइन को टॉस किया, राइट? तो इसका सैंपल स्पेस क्या होता है? हियर इज सैंपल स्पेस ना, कि तीनों पे हेड आएगा, या एच टी एच टी एच एच एंड सो ऑन ना। सो जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे, वन बाय वन करिए या साइमल्टेनियसली करेंगे, सो दीज मे बी द पॉसिबिलिटी। हमने सैंपल स्पेस बना लिया, दैट मीन्स सारी पॉसिबिलिटीज को एक जगह कलेक्ट कर लिया है। अभी क्या करते हैं, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है कि लेट x बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन s डिफाइंड एज नंबर ऑफ हेड्स। अब नंबर ऑफ हेड्स मीनिंग, अगर ध्यान दे कि अगर मैं फर्स्ट केस में आता हूं, जैसे जो फर्स्ट हमारा इवेंट है दैट इज एच 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 एलिमेंट्री इवेंट। अब इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 3। इवन अगर हम सेकंड में जाते हैं, जैसे एच एच टी, तो यहाँ 2 हेड है। सपोज मैंने इस वाले को ले लिया है यहाँ पर, है ना? तो अगर मैं एक्स एच टी टी नोट करते तो 1 आता है, और इवन अगर लास्ट वाले में आते हैं टी 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 0। सो अब अगर हमने ये जो है ना नंबर ऑफ हेड्स, सी नंबर ऑफ हेड्स, ये सैंपल स्पेस से रिलेटेड। फर्स्ट जो हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया है, उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ही ये इवेंट है ना, नंबर ऑफ हेड्स। और नंबर ऑफ हेड जो है ये एक वेरिएबल भी है। वेरिएबल कैसे? जब हम एक कॉइन को 3 टाइम टॉस, अब हम कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं या 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, तो क्या होगा? हमें 0 हेड मिल सकता है, हमें 1 हेड मिल सकता है, हमें 2 हेड मिल सकता है, हमें 3 हेड मिल सकता है। इसका मतलब कि अगर मैं इसको x, हमने एक रियल वैल्यूड फंक्शन x डिफाइन किया है जिसकी डेफिनेशन दी हमने नंबर ऑफ हेड्स इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के नंबर ऑफ हेड। तो ये क्या करेगा, दिस मे टेक दिस वैल्यू, है ना? वो इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक वेरिएबल हो गया ना, एक वेरिएबल हो गया, है ना? एक तरह का x क्या है यहाँ पर, एक वेरिएबल है। शायद इसलिए मैंने इसको रैंडम वेरिएबल कहा है। और क्योंकि ये फंक्शन कैसे है, क्योंकि सैंपल स्पेस, इसका डोमेन जो है वो सैंपल स्पेस हो गया। हमने ये जो डोमेन के लिए इस सैंपल स्पेस को चूज किया, जैसे एच 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 एसोसिएटेड विद 3, एच एच टी इज एसोसिएटेड विद 2, एच टी टी एसोसिएट, ये सैंपल स्पेस जो है एक्सपेरिमेंट का, ये इसका डोमेन हो गया। और वो डोमेन जो के जो एलिमेंट्स हैं वो इन नंबरों से, जो ये नंबर लेगा उनसे एसोसिएटेड है। तो हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। अगर मैं इसको रैंडम वेरिएबल सिंपली बोलता हूं, तो रैंडम वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि हम जो भी इवेंट डिफाइन करने जा रहे हैं वो डिफरेंट वैल्यूज लेगा। जैसे हमने किंग का कार्ड ड्रॉ किया एक पैकेट से,
ओके। अब जब हम किंग का कार्ड ड्रॉ करते हैं और सपोज हमने पहले क्या हुआ है कि 3 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्योंकि उसमें 4 किंग होते हैं तो इसका मतलब जो कार्ड हम ड्रॉ करेंगे, हमें 0 किंग मिल सकता है, हमें 1 किंग मिल सकता है, हमें 2 किंग मिल सकता है, हमें 3 किंग मिल सकता है। लेकिन अगर मैं 5 कार्ड ड्रॉ करता हूं तब भी क्या होगा, मुझे 0 से लेके 4 तक ही मिलेंगे क्योंकि उसमें 4 ही किंग होते हैं। सो इट मीन हम जब किसी इवेंट को डिफाइन करेंगे तो वो इवेंट हमारा जब डिफरेंट नंबर्स लेगा, जैसे इसमें 0 1 2 3 वो डिफरेंट नंबर्स ले रहा है, तो उसको हम वेरिएबल बोल देंगे। दैट इज अवर सिंपल रैंडम वेरिएबल। और क्योंकि सैंपल स्पेस को डोमेन लेके इन नंबरों को एसोसिएट करते हुए एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, तो हम इसलिए भी हम बोल सकते हैं कि ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। ओके, ये एक रियल वैल्यूड यानी सिंपल ए रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। या मैं इसको और डिफाइन कर सकता हूं कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद ए गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन ए रियल वैल्यूड फंक्शन एक्स विच असाइन टू ईच इवेंट, इवेंट ये हमारा है ना, ईच इवेंट लेट इट बी ओमेगा बिलोंग टू एस टू ए यूनिक रियल नंबर एक्स ओमेगा। अब एक्स हो गया मतलब ये एक्स ओमेगा हो गया। सी इसको ऐसे बोलेंगे कि हमने ये हमारा ओमेगा हो गया। जैसे फर्स्ट केस को मैं लिखता हूं तो फर्स्ट केस मेरा क्या हो जाएगा, एक्स ओमेगा इज 3, ओमेगा 1 कर दें इसको। अब अगर इसको मैं ओमेगा 2 बोलता हूं तो एक्स ओमेगा 2 इज एसोसिएटेड विद 2, राइट ना। सो फंक्शन के फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो एक चीज क्लियर हो गया, रैंडम वेरिएबल। और दूसरा क्या ना, कुछ बुक्स में इस रैंडम वेरिएबल की जगह डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी लिखा हुआ है। तो ये दोनों ही हम लोग बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, भी एक ही बात है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। अगेन हमने क्या किया, 3 कॉइन को हम फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने 3 कॉइन टॉस किया। अब 3 कॉइन को टॉस करने के बाद हमें ये सैंपल स्पेस मिल गया। अब इस सैंपल स्पेस में अगेन हमने अपना एक्स ओमेगा डिफाइन किया, नंबर ऑफ हेड्स। सो अब ये क्या वैल्यू लेगा, इट विल टेक वैल्यू 0, इट विल टेक 1, इट विल टेक 2, इट विल टेक 3, है ना। यानी 0 ओमेगा 1 को, इसको ओमेगा 1 यानी इसको मैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 कर देते हैं। सो नाउ अब अगर हम ओमेगा 1 आते हैं, है ना, एक्स ओमेगा 1, एक्स ओमेगा 1, अब एक्स ओमेगा 1 क्या है, एक्स ओमेगा 1 हमारा 0 हो गया, राइट। सो नाउ पी एक्स ओमेगा 1 यानी फर्स्ट वैल्यू का हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया, दैट मीन नो हेड, है ना, हेड नहीं आ रहा। अब हेड कब नहीं आएगा, एक केस ऐसा है जिसमें हमें हेड नहीं मिल रहा है, सो 1/8। सिमिलरली अगर हम एक्स ओमेगा 2 1 मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एक्स ओमेगा 2 की प्रोबेबिलिटी, अब ओमेगा 2 मीनिंग एक हेड आ रहा है। सो एक हेड को कौन कौन फेवर कर रहे हैं, हेयर वी आर गेटिंग वन हेड वन हेड वन हेड, सो दैट मीन 3 ना, सो 3/8। सिमिलरली अगर हम एक्स ओमेगा 3 2 को बोलते हैं, दैट मीन 2 हेड्स, 2 हेड। तो नाउ गेटिंग 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, मैं एक्स नहीं लिख रहा हूं यहां पर, सीधे मैंने ओमेगा 3 लिख दिया। 2 हेड के फेवर में कौन कौन से हैं, ओके हमने 1 हेड लिया था पहले ना, तो 1 हेड में कितने थे, 1 हेड में था 1 2 3, और 2 हेड में भी 3 है, सो इट इज 3/8। एंड लास्ट अगर हम एक्स ओमेगा 4 आते हैं जो 3 है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, सो 1/8। यानी हमने क्या किया यहां पर, फर्स्ट एक एक्सपेरिमेंट था टॉसिंग 3 कॉइन्स, उसका सैंपल स्पेस था, हमने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया। रैंडम वेरिएबल हो गया नंबर ऑफ हेड्स। हमने उसकी वैल्यू को देखा कि ओके व्हाट वैल्यूज इट इज टेकिंग, ये कौन सी वैल्यूज ले रहा है, यानी एक्स ओमेगा की के आंसर क्या आ रहा है, एक्स ओमेगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। हमने एक्स 0 लिखा, मैं ओमेगा 1 नहीं लिखता तो सीधे लिखता एक्स 0। अब एक्स 0 मीनिंग गेटिंग नो हेड, सो गेटिंग नो हेड के हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। ऐसे ही हमने 1 के लिए गेटिंग 1 हेड की प्रोबेबिलिटी, गेटिंग 2 हेड की प्रोबेबिलिटी और गेटिंग 3 हेड की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया। अभी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको इसको एक चीज यहां पर पहले हम और एक नोट कर लेते हैं, है ना। सी अगर हमने ध्यान से देखें, सो जब हमने कहा कि p x इक्वल टू 0 प्लस p x इक्वल टू 1, p x इक्वल टू 2 प्लस p x इक्वल टू 3, जब इनको ऐड करते हैं यानी 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8
प्लस 1/8 1 आ रहा है। सो एक और चीज ध्यान देना कि जब हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया और वो वेरिएबल जो भी वैल्यूज ले रहा था, यानी x की वैल्यूज है 0 1 2 3, तो जब x 0 था, x 1 था, x 2 था, x 3 था, उस केसेस में हमने प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया और उनका सबका सम 1 आ रहा है, राइट। ये हम नोट करके चलेंगे डिफाइन करने के लिए। नाउ वी आर कमिंग टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम जो डिफाइन करने जा रहे हैं वो दैट इज अवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि if a random variable x takes values x1 x2 x3 and so on xn with respective probabilities, suppose जो random variable x है ना उसकी values हैं x1 x2 x3 and xn और उनकी probabilities है p1 p2 p3 pn, then ये जो टेबल है हमारा, है ना, यानी हम उसको एक टेबल के फॉर्म में अरेंज करते हैं। फर्स्ट रो में हमने रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज लिख दिया और सेकंड में हमने उसको क्या किया, उसका प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लिख दिया है। सो इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। दैट मीन वो एक टेबल के फॉर्म में वट एवर वैल्यू दैट x इज टेकिंग, x जो भी वैल्यू ले रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं और उस सबको हमने एक टेबल के फॉर्म में लिख दिया। उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलेंगे या सिंपली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बोलेंगे। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखना है कि समेशन पी आई जो है, यानी उन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए, ये ध्यान रखना है ना। यानी तो सिंपल हो गया, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा। अभी हमने पिछले केस में प्रिपेयर भी किया है। अगर चाहे तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को, अभी पिछले केस में हम लोगों ने चेक ही किया ना, हमने क्या किया था कि x की वैल्यूज को नोट किया था। x 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, तो क्या करेंगे हम px लिख देंगे 1 3/8 1/8 ना, 1/8 3/8 3/8 1/8, और ये मैंने एक टेबल के फॉर्म में इसको लिख के रिप्रेजेंट कर दिया है। तो मैं कहूँगा कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है किसका, किसका कि किस एक्सपेरिमेंट का, किस इवेंट का, किस रैंडम वेरिएबल का, नंबर ऑफ हेड्स, है ना। एक्सपेरिमेंट क्या है, when three coins are tossed simultaneously, then the number of heads की probability distribution table is this one. ओके, सो इसका अंदर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए क्या करना है कि जो भी प्रॉब्लम के अंदर रैंडम वेरिएबल होगा वो वट एवर वैल्यू दैट रैंडम वेरिएबल टेक, हम उस वैल्यूज को नोट करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करेंगे और तब उसको एक टेबल के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस पे आते हैं कि फ्रॉम ए लॉट ऑफ 10 बल्ब्स विच इंक्लूड 3 डिफेक्टिव, a sample of 2 bulb is drawn at random, find the probability distribution of number of defective bulbs, है ना। ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 32.1 का क्वेश्चन नंबर 27 है आर डी शर्मा की बुक का, और ये सीबीएसई में 2010 में क्वेश्चन भी आया है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हाउ मेनी बल्ब्स आर देयर, टोटल नंबर ऑफ 10 बल्ब्स आर देयर, आउट ऑफ दैट 3 तो है डिफेक्टिव, राइट ना, 3 बल्ब हो गए हमारे डिफेक्टिव। और तो अगर 3 डिफेक्टिव है तो इसका मतलब रेस्ट 7 नॉन डिफेक्टिव, यानी सही है वो, है ना, नॉन डिफेक्टिव बोल देता हूं मैं। नाउ 2 बल्ब्स आर ड्रॉन एट रैंडम, राइट, 2 बल्ब्स आर ड्रॉन, अब ये पता लग गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, अब एक x डिफाइन हुआ, x एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन हो रहा है, दैट इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, राइट। अब ये क्या क्या वैल्यू लेगा, क्योंकि हम 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई भी डिफेक्टिव नहीं हो, 1 डिफेक्टिव हो, 2 डिफेक्टिव, राइट। अब क्या करते हैं, इसकी प्रोड्यूस कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, दैट इज पी एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन कोई भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, हम 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब है उसमें से हम 2 बल्ब को ड्रॉ कर रहे हैं और टोटल 10 में से 2 को ड्रॉ कर रहे हैं। क्या हो जाएगा ये 7 इंटू 6 अगर कैलकुलेट करेंगे, 10 इंटू 9, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन के, अब थोड़ा कैलकुलेशन अब ठीक करना शुरू कर देना है यहाँ पे, 3 राइट ना। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर, मैं कैंसिल नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ 7 6 42 और 10 9 90, मैंने इसलिए लिखा है ताकि बाद में हम चेक कर सके कि पी एक्स 0 जो है वो उससे भी प्रोड्यूस का सम 1 आ रहा है। ओके, नाउ पी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब ये हुआ
कि वन डिफेक्टिव एंड वन नॉन डिफेक्टिव, एक बल्ब उसमें से डिफेक्टिव है और एक नॉन डिफेक्टिव है, ये ठीक। अब वन डिफेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि 3 में से 1। अच्छा, एक यहां पर और करेंगे कि जब इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट इवेंट को स्टडी किया हुआ है, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया हुआ है, हम ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्यान रखना है कि जब भी ड्रॉ करेंगे ना, वो ड्रॉ कैसा है, साइमल्टेनियसली ड्रॉ कर रहे हैं, वन बाय वन ड्रॉ कर रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या है कि रैंडम ड्रॉ है। सो एक हमने क्या किया, 3 डिफेक्टिव में से एक डिफेक्टिव ले लिया और 7 नॉन डिफेक्टिव में से एक ले लिया, और इधर 10 में से हमने क्या किया, 2 ले लिया है, राइट। अब इसको मैं लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, 3C1 का 3 इंटू 7, यहां हो जाएगा 10 इंटू 9 1 इंटू 2, यानी इन दोनों को ऊपर ले आएंगे, 7 3 ज़ा 21 2 ज़ा 42/90, यहां भी आ जाएगा, चेक कर लेना है यहां पर एक बार, है ना। नाउ लेट अस कम टू px इक्वल टू 2, दैट मीन बोथ आर नॉन डिफेक्टिव, राइट ना। अभी नहीं, बोथ आर डिफेक्टिव, हम क्या कर रहे थे पहले नॉन डिफेक्टिव, यहां पर डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट, डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों डिफेक्टिव है। इसका मतलब 3 डिफेक्टिव में से हमने 2 ड्रॉ किया और 10 में से 2 ड्रॉ किया। यू नो द कैलकुलेशन, इसलिए क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन को मैं सिंपल लेके चल रहा हूं। सो हो जाएगा 6/90, राइट ना, 6/90। अब चेक करना है यहाँ पर कैलकुलेशन को, इसलिए मैंने रोक लिया था। 42 + 42 84 + 6 90/90, यानी हमारी कैलकुलेशन सही है। चाहे थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब सिंप्लीफाई कर लीजिए, और इसको हम ना डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में लिख देते हैं। ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, x और यहां लिख देते हैं px, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, यहां हम लिख देते हैं। ये आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ना, मैंने कैलकुलेशन को नहीं किया है पूरा, मैंने कैलकुलेशन को सिर्फ ये शो करने के लिए कि इनका सम 1 आ रहा है, इसको डिनोमिनेटर को एक जैसा रहने दिया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर हो गया। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। एक्सरसाइज 32.1 का क्वेश्चन नंबर 27 हमने अडिशमा की बुक से लिया था, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कैसे बनाएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये समझने के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड वन इज मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, क्योंकि ये जो टॉपिक है, इसमें हम जब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करते हैं तो वो हमें स्टैटिस्टिक्स के टेबल जैसा, ग्रुप वेरिएबल, ग्रुप टेबल बनाते हैं ना, ग्रुप डाटा, उस तरह से लगता है। तो क्या करेंगे, अब हम उसका मीन कैलकुलेट करेंगे और साथ में उसका वेरिएंस भी कैलकुलेट करेंगे। मीन को डिफाइन कर सकते हैं कि इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल which assumes values x1 x2 x3 and so on xn with respective probabilities p1 p2 p3 and so on pn, then the mean x bar of x is defined as, मीन क्या डिफाइन करेंगे, p1 x1 p2 x2 p3 x, यानी प्रोबेबिलिटीज को और उन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका सम कैलकुलेट कर देंगे, है ना। सी यहाँ डिवाइडेड बाय समेशन पी एन नहीं लिख रहा है, क्योंकि समेशन पी एन 1 होता है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या करना है मीन के लिए, बस वेरिएबल को उसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सबका सम ले लेना है, राइट ना। सो ये जो मीन हम कैलकुलेट करते हैं ना, द मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, इसको हम लोग मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ भी बोलते हैं। The mean of a random variable x is also known as its mathematical expectation or expected value and is denoted by ex. That means कभी भी किसी random variable का जब हम mean कैलकुलेट करते हैं तो mean ही एक्चुअली उस वेरिएबल की मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है whenever that experiments occurred, right? अभी हमने पीछे टेबल बनाया हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे जा रहे हैं, वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, लेकिन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के फॉर्म में लेना है, तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में ही क्या कर सकते हैं ना, हमने अभी क्या किया था कि x नोट किया था, सी x क्या था 0 1 2 पिछले क्वेश्चन में ही, और हमने उसकी प्रोबेबिलिटीज भी कैलकुलेट की थी, वो था 42/90 42/90, और यहाँ था 4 ना, 42 4 84 6 था शायद, आई थिंक 6, सो 6/90। ओके, क्या करेंगे हम मीन कैलकुलेट करने के लिए, x और px को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 0 42/90 और 6 2 12/90,
अब इसका सम कैलकुलेट कर लेंगे। सो 54/90 दैट मीन एक्स बार है ना, एक्स बार क्या हो गया, इट इज 54/90। यानी मीन कैलकुलेट, एक बार डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर हो जाए तो उसका मीन का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होता है, राइट। ओके, नाउ अनदर इज वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। अगर कोई, अगेन इफ x is a random variable which assumes values x1 x2 x3 and xn with respective probabilities p1 p2 p3 and pn, then the variance of x is defined as, हम variance को कैसे define करते हैं, so variance x को हम लोग define करेंगे, let me write it like this, here it is, okay, so variance x जो है ये हो जाएगा summation I equal to 1 to I equal to 1 to n pi xi minus x बार का होल स्क्वायर। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूं, i को हमने 1 पुट किया, दैट मीन p1 x1 माइनस x बार होल स्क्वायर प्लस p2 x2 माइनस x बार होल स्क्वायर एंड सो ऑन, सिमिलरली pn xn माइनस x बार होल स्क्वायर। हियर इट इज, ये एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है, सिर्फ f की जगह p आ गया है, जो आपने क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है ना, वेरिएंस। बस इतना डिफरेंस है कि x तो वही है, मीन भी वही है, यहाँ x बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x बार मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन समेशन pi xi को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी क्या करते हैं, कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सी अगेन i इक्वल टू 1 to n, हियर वी हैव pi ना, ओपन करेंगे तो क्या आएगा, xi स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2xi एक्स बार। ओके, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, समेशन i इक्वल टू 1 to n pi xi स्क्वायर, ओके, प्लस समेशन i इक्वल टू 1 to n एक्स बार स्क्वायर को यहां ले आते हैं, है ना, क्योंकि ये तो इसमें तो i है ही नहीं, pi लिख देते हैं, माइनस ट्वाइस समेशन i इक्वल टू 1 to n, यहां आते हैं हम लोग 2, अगेन x बार, यहां भी ध्यान देना है, 2x बार को बाहर कर लेते हैं, इसको दोबारा लिखता हूं मैं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो, अगर बीच में ही लिखना शुरू करेंगे चेंज करके थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा, ओके नाउ इट इज क्लियर हो गया ना। सो आइए क्या करते हैं, ये हमने लिया माइनस, देखिए 2x बार क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, समेशन में बच जाएगा pi xi। अच्छा, समेशन pi xi को क्या बोलते हैं, x बार, सो ये 2x बार स्क्वायर हो गया, यानी ये आ गया समेशन i इक्वल टू 1 to n pi xi स्क्वायर प्लस, ये देखिए यहां पर x बार, अच्छा यहां आते हैं, i इक्वल टू 1 to n pi, तो प्रोबेबिलिटीज का सम तो 1 होता है ना, तो इस यहां से सिंपल हमें क्या मिल जाएगा, हमें सिंपल x बार स्क्वायर में, यहां स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर था, है ना, सो हमें यहां पर सिंपली x बार स्क्वायर मिल जाएगा, यहां देखना है ये x बार स्क्वायर है, ये x बार स्क्वायर लिख दिया हमने, और ये समेशन pi है, समेशन pi 1 हो गया, माइनस ये फिर x बार होता है फॉर्मूले से, मीन के फॉर्मूले से, सो 2x बार स्क्वायर, दैट मीन summation I equal to 1 to n pi xi स्क्वायर माइनस ना, माइनस x बार का स्क्वायर। लेकिन x बार स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बार स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं pi xi समेशन I इक्वल टू 1 to n pi xi का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, मैं ये बोल सकता हूं कि नाउ वी हैव वेरिएंस x का फॉर्मूला हो गया समेशन i इक्वल टू 1 to n pi xi स्क्वायर माइनस समेशन i इक्वल टू 1 to n pi xi का होल स्क्वायर। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, राइट। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। से गेन वेरिएंस में कुछ नया नहीं कर रहे हैं, क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स में जो वेरिएंस पढ़ा है उसी को डिस्कस कर रहे हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि एफ आई को पी आई ने रिप्लेस कर दिया है। रेस्ट ये कैलकुलेशन हम लोग 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। सो फॉर्मूला तैयार हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। सपोज हमें कहा गया कि फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन ए साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 3 कॉइन। मैंने जो अपने फर्स्ट एग्जांपल था उसी को ले लिया, क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा की बुक में भी है और सीबीएसई 2007 का क्वेश्चन भी है, तो हमने इसी क्वेश्चन को चूज कर लिया। सो जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन किया हुआ है कि वेन एवर वी टॉस 3 कॉइन्स तो एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 आता है। और हमें कैलकुलेट किया था कि जब पी एक्स 0 था तो वो था 42/90, राइट ना। ऐसे ही जब हमने पी एक्स इक्वल टू 1 कैलकुलेट किया नंबर ऑफ हेड ना, तो वो भी था 42/90। और जब हमने पी एक्स टू कैलकुलेट किया था तो वो था 6/90। यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से 21, बल्कि 3 से 21, और यहाँ 3 से कैलकुलेट करेंगे तो 30 आएगा। नहीं, अगेन 3 से 7 है ना, और 10, दैट मीन वी आर गेटिंग 7/10। ऐसे ये भी हो जाएगा 7/10। यहाँ आते हैं, यहाँ 3 से करेंगे कैलकुलेट तो 2/30 आएगा, नहीं 1/15 आ गया, राइट। क्या करते हैं इसको, लेट अस पुट इन ए टेबल। हम एक टेबल बना लेते हैं और नाउ क्योंकि टेबल का कलर वाइट हो गया है तो हियर आई चूज द ब्लैक कलर ना। आई होप कि टेबल आपको क्लियर नजर आ रही होगी। सो क्या करते हैं, हमने x की वैल्यूज पुट किया 0, 1, 2, दीज आर 3 वैल्यूज ऑफ x ना। नाउ मैं आता हूँ पी आई पे। तो पी आई की वैल्यूज हो गई हमारे पास 7/10, 7/10, और यहाँ आ गया 6 नहीं 1/15। ओके 1/15। नेक्स्ट क्या करेंगे, पी आई एक्स आई। पी आई एक्स आई हो गया 7/10, 0 सॉरी 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/15। यहाँ इसका समेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, सम है ना। सम कितना होगा, सम हो जाएगा 7/10 में क्या करना है, 2/15 ऐड करना है। लेट मी डू द सम्स, सिंपल कैलकुलेशन। 7/10 में 2/15, सो 10 और 15 का एलसीएम 90, 90 लिख लेते हैं, है ना। तो 7 से 9 63, 15 से 6, 6 2 ज़ा 12, सो 75/90 और 5/6। यहाँ चलो चेक कर लेना है 5/6। कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान देना है ना। 7/10 और 2/15 को, 10 और 15 का एलसीएम ना 60 भी हो सकता था, है ना। और छोटा करते, इतना लंबा कहाँ चले गए, मुझे 90 याद आ गया। 30 भी लिखते तो कोई बात नहीं था, तो ये होता 21, है ना। 7 3 ज़ा 21 और प्लस का 4, सो हो जाता 25/30, दैट इन 5/6। क्या करना है, पी आई एक्स आई स्क्वायर, तो एक्स आई तो जीरो है तो जीरो जाएगा। यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ फर्क पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, और जब 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/15 आएगा। सिर्फ एक बार और हमें क्या करना है, हमें इस बार 7/10 में 4/15 ऐड करना है। ओके, एलसीएम 30 लेते हैं, ये 21 होगा, ये 8 हो जाएगा, सो 29/30। सो हेयर हम लिख देंगे 29/30, राइट। अब हमसे क्या क्या पूछा गया उस पर आता है, मीन। सो सिंपली एक्स बार मीन हो गया 5/6। भाई यही तो मीन होता है ना समेशन। ये क्या है, ये समेशन पी आई एक्स आई है, तो 5/6 आंसर हो गया। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट वेरिएंस, है ना, वेरिएंस एक्स। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस का फॉर्मूला था हमारा समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो समेशन पी आई एक्स आई 29/30, उसमें से माइनस करना है 5/6 का स्क्वायर, दैट इज 25/36 को इसमें से माइनस करना, राइट। ये आंसर निकाल देंगे, वेरिएंस आ जाएगा, है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी हो यहाँ पे, 29/30 माइनस 25/36,
अगर चाहें तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख देता हूँ, लेकिन आपको एक कैलकुलेशन के लिए छोड़ देते हैं। सिंपली क्या करना है यहाँ पे 30 और 36 का एलसीएम लीजिए, कि कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है इसलिए आपके लिए छोड़ रहे हैं। कि कैलकुलेशन है सिंपल है ना। अब मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आंसर लिख दूंगा, क्या फायदा उसका। एक उसने पूछा है हमसे स्टैंडर्ड डिडक्शन। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होगा यहाँ पर, स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे किसका, वेरिएंस एक्स का। यानी यहां जो भी आंसर आएगा ना, उस आंसर का स्क्वायर रूट ले लेना है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, है ना। अगर मुझे 4 या 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछना है तो ये 4 और 6 मार्क्स का एक कंप्लीट क्वेश्चन है। कि एक एक्सपेरिमेंट देंगे, उस एक्सपेरिमेंट में एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर देंगे। एक्सपेरिमेंट हो गया टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन, यहां समझना है, टॉसिंग ऑफ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 3 कॉइन हमारा यहां पर एक्सपेरिमेंट हो गया। रैंडम वेरिएबल हो गया नंबर ऑफ हेड्स, इसने वैल्यूज ली क्योंकि हम 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो रैंडम वेरिएबल कितना होगा, यहां एक छोटी सी मिस्टेक हमसे आई थिंक हो गई है। हमने 3 कॉइन की जगह 2 कॉइन का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्योंकि हमने पहले एग्जांपल में 2 कॉइन हो रहा था, तो हम 2 कॉइन के क्वेश्चन को एग्जांपल को सॉल्व करते चले जा रहे थे। और यहां पर मेंशन 3 कॉइन था। 3 कॉइन में तो वैल्यूज 0 1 2 के बाद एक 3 भी होगा, तो हमें सारा चेंज करना होता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी पहले क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशंस की हुई थी। सो अभी ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये सीबीएसई के इन ये क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन नहीं रहा, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ 3 की जगह 2 लिख दिया मैंने, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन 2 पे कैलकुलेट किया है। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले में एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे वहां पर, जब 3 कॉइन्स के लिए। सो अगर 2 कॉइन क्रॉस कर रहे हैं तो वैल्यूज क्या होगी, 0 हेड 1 हेड 2 हेड। अब हमने 0 हेड 1 हेड 2 हेड के लिए हमने उसका प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट किया, मीन कैलकुलेट किया, वेरिएंस कैलकुलेट किया और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, चैनल को देखते रहिए। प्रोबेबिलिटीज में हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फर्स्ट लेक्चर में, देन हमने कुछ इंडिपेंडेंट इवेंट को डिस्कस किया, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, और नाउ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इन सभी एक्सरसाइज, इन्हीं सभी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स वाली एक्सरसाइजेस हैं उसके वीडियोस अलग से आपको मिल जाएंगे चैनल पे। कुछ लोड हो चुके हैं, कुछ हम लोग बहुत ही जल्दी लोड करने वाले हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।